हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, सीएनए नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ना केवल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। बहुत स्टूडेंट को लास्ट तक समझ में नहीं आता, चाहे जॉब लग जाती हो, लेकिन ये क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर ट्रिक पकड़ में आ गई तो तुरंत सॉल्व हो जाता है, और वैसे यदि नहीं आई तो फिर ये सॉल्व होगा ही नहीं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एबीजी एनालिसिस, इसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पॉइंट वाइज, जैसे कि हम हर लेक्चर में पॉइंट वाइज बात करते हैं, तो आज भी हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। एबीजी एनालिसिस आप सभी को पता है, आप सभी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो एबीजी मतलब आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। बहुत बार हमने डॉक्टर को कहते हुए सुना होगा, एबीजी रिपोर्ट दिखाइए, एबीजी रिपोर्ट में क्या है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एबीजी रिपोर्ट क्यों करवाते हैं, इससे पहले कौन कौन से मेमोरेबल पॉइंट हैं, क्या कौन कौन सी चीज इसमें देखते हैं, क्या इसकी वैल्यूज होती हैं। फिर हम देखेंगे कि कंपनसेशन क्या होता है, फुल्ली कंपनसेशन, अनकंपनसेशन, पार्शियल कंपनसेशन क्या होता है। फिर हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में की पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनको याद रखने पे ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और सिक्स हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, कौन सी डिजीज कंडीशंस में कौन सी कंडीशन जनरेट होती है। और सेवन और इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चंस में आपसे दो क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर आपके टॉपिक समझ में आ गया होगा तो आप इजीली उन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सबसे पहले वाई इज एबीजी एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, वाई इज एबीजी एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। बिकॉज एबीजी एनालिसिस के थ्रू हम जान पाते हैं कि हमारा जो ब्लड है, नाम से ही पता चल रहा है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण। किसका विश्लेषण? आर्टरीज में जो ब्लड है उनमें जो गैसियस एक्सचेंज है उनका वो जो वैल्यूज है उनका हम विश्लेषण करेंगे। तो एसिड बेस बैलेंस, कि वो जो ब्लड में एसिडिटी हो रही है, एसिडोसिस हो रहा है या एल्कोसिस हो रहा है, उसका बैलेंस हम चेक करेंगे। ऑक्सीजनेशन हम चेक करेंगे, ऑक्सीजन का स्टेटस जानेंगे। और वेंटिलेशन के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है कि बॉडी हाइपर वेंटिलेटेड है कि हाइपो वेंटिलेटेड है, बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में कितनी है, CO2 की मात्रा कितनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इसके थ्रू पता चलता है। तो ये हमने देख लिया कि वाई एबीजी एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट, मेमोरेबल पॉइंट जो हम ध्यान रखते हैं एबीजी एनालिसिस को करने से पहले, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझाता जाऊंगा। हालांकि कुछ स्टूडेंट क्या है, मेरी वीडियो देखेंगे, लेकिन मतलब यदि उन्होंने लिख लिया मान लो और एक बार वीडियो देख ली, तो हो सकता है उनको 80% समझ में आए, लेकिन उन्होंने रिवाइज नहीं किया तो 3 महीने बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें। और मैं क्योंकि कुछ की पॉइंट लिखता हूं मैं और फिर उनको यहाँ पे समझाता हूँ, तो उनको समझना जरूरी है। मेमोरेबल पॉइंट ये है कि हिपेरिन जो सिरिंज होती है उसका हम एबीजी एनालिसिस में यूज करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हिपेरिन एंटी क्लॉटिंग होता है और वो क्लॉट नहीं जमा होने देता ब्लड में, इसीलिए हम हिपेरिन सिरिंज को यूज करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं एलन टेस्ट। एलन टेस्ट का नाम, एलन टेस्ट के बारे में डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है। ये हम देखते हैं कि रेडियल और अल्नर आर्टरी में जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर है या नहीं है। हम अल्नर आर्टरी की ब्लड सप्लाई को चेक करते हैं कि यदि रेडियल आर्टरी से, जैसे हम मोस्टली रेडियल आर्टरी से एबीजी सैंपल लिया जाता है, यदि कोई ब्लड सप्लाई में कोई कुछ अवरुद्ध आता है तो हमें इतना श्योर होना चाहिए कि अल्नर आर्टरी से प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही है और ब्लड, ताकि जो हैंड्स, क्योंकि पूरी ब्लड सप्लाई से ही सारी चीजें अफेक्ट होती हैं, ताकि पूरे हाथ को कोई नुकसान ना हो यदि कुछ भी चीजें हो। तो ये चीज हम चेक करने के लिए रेडियल और अल्नर आर्टरी में ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही, इस चीज को चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? एलन टेस्ट यूज करते हैं। तीसरी चीज, जैसे रेडियल आर्टरी मैंने आपको बता दिया, तो ये दोनों चीजें कवर हो गई। क्यों और क्या इसमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैल्यूज। यदि ये वैल्यूज आपको याद हैं
तो आधा काम क्या, 80% काम आप वहां पे निकाल लोगे कि ये एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो हम देखते हैं पीएच। पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू है 7.35 टू 7.45। PaO2 ऑक्सीजन की 80 टू 100 mm ऑफ Hg, CO2 की 35 से 45 mm ऑफ Hg, और बाइकार्बोनेट लेवल है वो 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये चीजें रटी हुई होनी चाहिए, दिमाग में बिल्कुल छपी हुई होनी चाहिए। इसमें वहां एग्जामिनेशन हॉल में ये चीजें याद नहीं होती, ये हमें पहले से ही याद होनी चाहिए कि PaCO 35 से 45, SCO3 22 से 26। कभी किसी ने सोचा है कि ये लेवल इतना ही क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, वो इस वैल्यूज में अच्छी तरह से काम कर पाती हैं, और इसीलिए इनकी वैल्यूज इतनी होना जरूरी है। यदि ये ज्यादा कम ज्यादा होंगी तो जो हमारी सेल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगी और कहीं ना कहीं बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये वैल्यूज हमें ध्यान रखनी है। आगे मैं एक एक चीजें मैं बताऊंगा। एक चीज इसमें ये ध्यान रखना कि यदि HCO3 डायरेक्ट कनेक्ट करता है हमारा मेटाबॉलिक से, और CO2 गैस है, और गैसियस एक्सचेंज कहाँ होते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू होते हैं, लंग्स में होते हैं, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट करता है रेस्पिरेशन से। ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर करता जा रहा हूँ कि CO2 रेस्पिरेशन से और बाइकार्बोनेट हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। बाइकार्बोनेट लेवल को जो मैनेज करता है वो हमारी किडनीज करती हैं, जरूरत पड़ने पर वो ज्यादा निकाल देती हैं, एक्सक्रीट कर देती हैं यदि, और जरूरत पड़ने पर वो रीएब्जॉर्ब भी कर लेती हैं। तो ये बाइकार्बोनेट। और CO2 का भी ऐसा ही है, CO2 को मैनेज लंग्स करते हैं, और लंग्स जैसे CO2 यदि बढ़ेगी तो एसिडोसिस बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगी, पीएच घटेगी। तो ये ध्यान रखना कि CO2 डायरेक्टली कनेक्ट टू लंग्स और SCO3 डायरेक्टली कनेक्ट टू किडनीज एंड मेटाबॉलिक। तो आगे मैं प्रॉपर चीजें बता दूंगा। एक चीज और आती है जो एम्स और जो PGI के एग्जाम होते हैं उनमें कंपनसेशन के बारे में पूछते हैं कि ये जो अनकंपनसेटेड है, पार्शियली कंपनसेटेड है या फुल्ली कंपनसेटेड है। तो इनमें ये चीज ध्यान रखना, जैसे पार्शियली कंपनसेटेड होगा तो उसमें सिर्फ पीएच अब नॉर्मल रहेगी, और यदि अनकंपनसेटेड रहेगा तो जैसे ये तीन वैल्यू हमें देखते हैं मोस्टली, ये पीएच को, PaCO2 को और HCO3 को, इससे हमें पूरा पता चल जाता है। सिंपल सा है, यदि पीएच डाउन जा रही है तो एसिडोसिस, 7.35 से नीचे जा रही है तो एसिडोसिस, और 7.45 से ऊपर जा रही है तो एल्कलोसिस। सबसे पहले हमें ये चीज डिसाइड करनी होती है कि ये एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। फिर हम सेकंड पे जाते हैं कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, PaCO2 का लेवल जैसे 50 मिल जाएगा, तो मान लो पीएच भी 7.30 है, कम हो रही है, और PaCO2 जा रही है 50 और HCO3 जा रहा है 23, मतलब ये तो नॉर्मल वैल्यूज में ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। सबसे पहले हम पीएच को चेक करते हैं, फिर हम देखते हैं कि PaCO2 और HCO3 कहाँ जा रहा है। यदि PaCO2 मान लो 35 से 45 इसकी वैल्यू है, और मान लो ये 42 है, तो ये नॉर्मल रेंज में चला गया, और HCO3 मान लो 30 है, तो ये क्या हो गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। SCO3 बढ़ता है तो एल्कलोसिस होता है, ठीक है, और CO2 बढ़ती है तो एसिडोसिस होता है, और CO2 कम होती है तो एल्कलोसिस होता है, और इसी तरह से इसमें वाइस वर्सा होती है। एक मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखोगे तो इससे बहुत इजीली आपको वहाँ एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। तो ओनली, मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली वन अब नॉर्मल। ओनली वन अब नॉर्मल का मतलब है या तो PaCO2 अब नॉर्मल रहेगी या फिर HCO3 अब नॉर्मल रहेगा। इन दोनों में से कोई एक अब नॉर्मल रहेगा। किस कंडीशन में, अनकंपनसेटेड में, और पार्शियली कंपनसेटेड में पीएच अब नॉर्मल रहेगी। पीएच अब नॉर्मल रहेगी या तो एसिडोसिस हो रहा होगा या एल्कलोसिस, और फुल्ली कंपनसेटेड में पीएच नॉर्मल रहेगी। कंपनसेटेड का मैं आपको हिंदी में मतलब बता दूं, क्षतिपूर्ति करना। यदि बॉडी में एसिडोसिस, एल्कलोसिस जैसी कंडीशंस हो रही हैं तो हमारी बॉडी कोशिश करती है
कि पीएच को नॉर्मल रेंज में लाया जाए ताकि हमारी जो सेल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करती रहें। और फुल्ली कॉम्पनसेटेड में हालांकि ये दोनों वैल्यूज अब नॉर्मल हो जाएंगी, PaCO2 और HCO3 अब नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन पीएच नॉर्मल ला देंगे ये दोनों आपस में इतना बैलेंस करके। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि फुल्ली कॉम्पनसेटेड, मतलब बॉडी अपने आप में जो चेंजेस हुआ है उसको पूरी तरह से उसकी क्षतिपूर्ति कर रही है। कंपनसेटेड का हिंदी में क्षतिपूर्ति कर रही है, वो अपने लेवल पे मैनेज करने की कोशिश कर रही है कि ये पीएच नॉर्मल रेंज में रहे। तो यदि पीएच नॉर्मल है और ये दोनों अब नॉर्मल हैं तो इसका मतलब बॉडी मतलब फुल्ली कंपनसेटेड है। लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी क्योंकि एक बॉडी की भी लिमिट होती है। और ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं चाहता हूँ, हालांकि इसको समझाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं फास्ट कोशिश कर रहा हूँ। एक बात हम करते हैं की पॉइंट की, जो मैंने की पॉइंट इस पूरे टॉपिक में एक रोम टेक्निक होती है। यदि रेस्पायरेशन से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है तो पीएच और PaCO2 अब नॉर्मल तरीके से चलेंगे। ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, रोम टेक्निक भी यही है, समझ रहे हो। जैसे यदि पीएच बढ़ेगा तो HPaCO2 घटेगा, समझ रहे हो। यदि PaCO2 बढ़ेगा तो पीएच घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच और PaCO2 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है HCO3। यदि HCO3 बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ेगा, HCO3 घटेगा तो ये पीएच भी घटेगा। रोम टेक्निक क्या कहती है, यदि रेस्पायरेशन से रिलेटेड कोई चीज है तो ये अपोजिट काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएच बढ़ेगा तो PaCO2 घटेगा, मतलब अपोजिट काम कर रहे हैं। PaCO2 हम किस में देखते हैं, रेस्पायरेशन में देखते हैं, तो रेस्पायरेशन में अपोजिट रहता है। मेटाबॉलिक हम किस में देखते हैं, HCO3 को देखते हैं मेटाबॉलिक में, और मेटाबॉलिक मतलब इक्वल। यदि पीएच बढ़ेगा तो HCO3 भी बढ़ेगा, तो ये दोनों इक्वल डायरेक्शन में चलते हैं। यही रोम टेक्निक है। रेस्पायरेशन हम देखते हैं तो अपोजिट, मेटाबॉलिक हम देखते हैं तो इक्वल डायरेक्शन में चलते हैं। ये की पॉइंट हो गए। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसमें ये कंडीशन होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशंस। वोमिटिंग में क्या होता है, वोमिटिंग में हमारे जो एसिड होता है, जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड होता है वो ज्यादा निकल जाता है, और गैस्ट्रिक एसिड यदि ज्यादा निकल जाता है तो कौन सी कंडीशन होती है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि बॉडी उसको अपोजिट, उसको काउंटर करने की कोशिश करेगी, उसको मैनेज करने की कोशिश करेगी, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। डायरिया में क्या होता है, बेस लॉस होता है, जो क्षारीय जो तत्व एलिमेंट्स होते हैं वो लॉस होते हैं, तो बॉडी ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन होती है। सीओपीडी में क्या होता है, हम प्रॉपर तरीके से गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होता क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट रहता है, तो कहीं ना कहीं CO2 बॉडी में बढ़ती है, और CO2 बॉडी में बढ़ती है तो वो क्या करती है, एसिडोसिस करती है। तो ये CO2 हम किस में देखते हैं, रेस्पायरेशन में देखते हैं, तो ये जो कंडीशन है रेस्पायरेटरी एसिडोसिस। हाइपर वेंटिलेशन मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में O2 ज्यादा चली गई और CO2 कम हो गई, तो CO2 कम हो गई तो ऑटोमेटिकली वो एल्कलोसिस वाली कंडीशन है, और CO2 हम किस में देखते हैं, रेस्पायरेशन में। तो ये चारों चीजों के एग्जाम्पल हो गए। अब मैं आपको ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें तो आप मुझे कंपनसेशन भी बताना कि ये इसमें कौन सा कंपनसेशन है, और इसमें आप मुझे बताना कि ये कौन सी कंडीशन है इन चारों में से, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। ये इस जो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे देगा, इसका मतलब उसको पूरा टॉपिक समझ में आ गया। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हेपेरिन एलन टेस्ट ध्यान रखने वाली चीज है, और ये जो फॉर्मूला है पीएच डायरेक्टली इक्वल टू SCO3 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PaCO2, और ये रोम टेक्निक, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।